हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सबको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण सर स्टडी पॉइंट में। आइए दोस्तों, आज से हम लोग क्लास 10th का साइंस पढ़ने जा रहे हैं और क्लास 10th के साइंस में हम लोग पहले शुरू करेंगे बायोलॉजी को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज से हम लोग बायोलॉजी सेशन को शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग पहले क्या करेंगे कि सारे चैप्टर के थ्योरी को समझेंगे। पहले एक लेसन के टोटल थ्योरी को समझेंगे, फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि आप कितना पढ़े हैं ये आप जब उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। और एक चीज़ और है दोस्तों कि जो हम वीडियो बना रहे हैं ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोग के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब चीज़ को इंक्लूड कर दिया है। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं बायोलॉजी से। और बायोलॉजी में हम लोग पहले देख लेते हैं कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, बायोलॉजी में हम लोग को यही है 7 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है बायोलॉजी में, जिसमें दोस्तों हम लोग का पहला लेसन है जैव प्रक्रम एवं पोषण। पहला लेसन है जैव प्रक्रम एवं पोषण। दूसरा हम लोग को श्वसन पढ़ना है। तीसरा परिवहन पढ़ना है। चौथा जो है हम लोग को उत्सर्जन पढ़ना है। ठीक है दोस्तों। और पांचवा जो हम लोग को लेसन पढ़ना है ये है नियंत्रण एवं समन्वय। फिर छठा चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना है आनुवंशिकता तथा जैव विकास। और सातवां हम लोग का लास्ट है हमारा पर्यावरण। तो यही हम लोग को 7 लेसन पढ़ना है। 7 लेसन को पढ़ना है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला लेसन जो हम लोग को पढ़ना था क्या है, तो जैव प्रक्रम एवं पोषण है। पहला लेसन हम लोग का क्या है, तो जैव प्रक्रम एवं पोषण है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो इसकी शुरुआत करने से पहले हम लोग को क्या देखना है, तो हम लोग को सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं के बारे में सबसे पहले इसमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों, तो सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं में वैसी वस्तुएं जिसमें समय के साथ वृद्धि एवं गति एवं ऊर्जा की आवश्यकता हो और वो प्रजनन करता हो, सजीव कहलाता है। मतलब वैसा वस्तुएं जो वृद्धि करता हो। ठीक है, मतलब वो अपने संख्या में वृद्धि करता हो, मतलब संतान उत्पत्ति करता हो। ठीक है, और उसके समय के साथ उसमें गति भी होता हो। समय के साथ मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो जा भी सकता हो और उसमें ऊर्जा की भी आवश्यकता हो। उसको जाने के लिए ऊर्जा की चाहिए ना, तभी तो वो जाएगा। बिना ऊर्जा के कोई वस्तु एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है। प्रजनन हो, वही बात जिसमें संख्या में वृद्धि हो, सजीव कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको इंसान दिखाई दे रहे हैं। ये अपने संतान में वृद्धि करते हुए आपको ऐसे लग रहा है ना, ये एक ही परिवार के सभी सदस्य हैं, मतलब ये संख्या में वृद्धि करते हैं। ठीक है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा भी सकते हैं, इसमें गति भी होती है। तो ये क्या है, सजीव है। जैसे आपको यहाँ पर जानवर दिखाई दे रहे हैं, ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, अपने संख्या में वृद्धि करते हैं, इनमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः ये भी क्या है, तो सजीव है। जैसे आपको ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये भी क्या है, तो सजीव है। अब कहेंगे कि इसमें तो गति नहीं होता है। देखिए दोस्तों, इसमें गति तो नहीं होता है, लेकिन ये अपने आकार में वृद्धि करते हैं, ये छोटे से बड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें भी क्या होता है, तो इसका भी संख्या जैसे बढ़ता है, पेड़ का भी एक पेड़ से दूसरा तीसरा पेड़ ऐसे पेड़ होते रहता है। ठीक है दोस्तों, तो और इसमें भी ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो ये क्या होते हैं, सजीव होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं निर्जीव वस्तुओं के बारे में। निर्जीव क्या होते हैं, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। वैसी वस्तुएं जिसमें समय के साथ वृद्धि, गति, ऊर्जा की आवश्यकता एवं प्रजनन न हो, निर्जीव कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें वृद्धि न हो, ठीक है, गति न हो,
ऊर्जा की आवश्यकता न हो, संख्या में प्रजनन, मतलब वो संख्या में अपने वृद्धि न करे, निर्जीव कहलाता है। मतलब कहे तो सजीव के टोटल अपोजिट क्या होता है, निर्जीव होता है। सजीव में ये सारी क्रियाएं होती है और निर्जीव वस्तु में ये सारी क्रियाएं नहीं होती है। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये चम्मच नहीं है, ये ब्रश है। क्या ये ब्रश सजीव है? तो नहीं, इसलिए नहीं है कि ये गति नहीं कर सकता है। अब कोई कहेगा कि ये गति करता है, जब हम मुंह धोते हैं तो ये गति करता है। नहीं दोस्तों, उसको तो हम गति कराते हैं ना। क्या ये संख्या में वृद्धि करता है? नहीं, ये संख्या में वृद्धि नहीं करता है। क्या ये दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है? तो नहीं जा सकता है। क्या ये अपना आकार बदल सकता है? तो नहीं बदल सकता है। अतः यह क्या है, नॉन लिविंग है। क्या है यह? नॉन लिविंग है। जैसे आपको टेबल दिखाई दे रहा है, क्या ये टेबल अपने संख्या में वृद्धि करता है? क्या इसका आकार बढ़ता है? तो नहीं बढ़ता। ये गुड़िया भी है। तो ये सारी क्या है, तो निर्जीव वस्तुएं हैं दोस्तों। जैसे आपको एक और चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा होगा, कार दिखाई दे रहा। अब आप कहेंगे दोस्तों कि कार जो होता है इसमें गति होता है। तो देखिए, कार में गति होता है क्यों, लेकिन इसको हम चलाते हैं तब ये गति होता है। ऐसा नहीं होता है कि ये खुद गति करता हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता हो। तो हम देख लिए कि वैसी वस्तुएं जिसमें वृद्धि, गति, ऊर्जा की आवश्यकता, प्रजनन नहीं होता है, वो निर्जीव कहलाता है। अब आइए दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है जैव प्रक्रम के बारे में। देखिए दोस्तों, हम लोग जैव प्रक्रम एवं पोषण लेसन को एकदम डिटेल में लाइन बाय लाइन सब चीज़ पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग को अब पढ़ना है जैव प्रक्रम के बारे में। तो जैव प्रक्रम क्या होता है? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाती है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। जैसे हम कहें कि पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ऐसे आप समझ सकते हैं दोस्तों कि किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए उसे पोषण की आवश्यकता होती है। अगर वह पोषण नहीं करता है, भोजन नहीं करता है, तो वो जीवित नहीं रह सकता है। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये बच्चे जो हैं बैठकर खाना खा रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, जीवित रहने के लिए पोषण कर रहे हैं। अब ये पोषण के साथ साथ श्वसन भी कर रहे होंगे, ये सांस भी ले रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि केवल खाना ही खा रहे हैं। और जब ये खाना खा लेंगे तो खाना खाने के बाद जब इनके शरीर में जो पोषक तत्व बनेगा, उस पोषक तत्व का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन भी होगा। मतलब इस किसी इंसान को जीवित रहने के लिए पोषण, श्वसन, परिवहन और उसके साथ उत्सर्जन भी होना जरूरी है। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन में हानिकारक पदार्थ जो यूरिया अमोनिया होता है, उसका क्या होता है, तो उत्सर्जन होता है, हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो हानिकारक पदार्थ को बाहर निकलना भी जरूरी होता है। तो यही क्या कहलाता है, तो जैव प्रक्रम कहलाता है, जिसमें पोषण, श्वसन और परिवहन और उत्सर्जन होता है। आइए दोस्तों, अब आगे हम लोग देखते हैं कि पोषण किसे कहते हैं। तो वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। जैसे हम बोले कि ये बच्चे जो हैं कैसे भोजन कर रहे हैं, तो ये भोजन कैसे कर रहे हैं, तो कोई आदमी इनको खाना बना कर दे दिया है और ये आराम से बैठकर क्या कर रहे हैं, तो खाना खा रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसा भी बच्चा हो सकता है जो खड़ा होकर खा रहा होगा, कोई ऐसा भी बच्चा है जो बैठकर खा रहा है। मतलब ये पोषण कर रहे हैं, तो इनका भी पोषण करने का, भोजन करने का अपना अपना तरीका है, अपना अपना आइडिया है। ठीक है। अब पोषण में अगर हम देखें तो पोषण जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। दोस्तों, पोषण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है हम लोग का, वो क्या, पहला हम लोग का होता है स्वपोषण। पहला हम लोग का होता है स्वपोषण और दूसरा फिर होता है हम लोग का परपोषण। दूसरा क्या होता है हम लोग का, तो दूसरा होता है परपोषण। ठीक है दोस्तों, दूसरा होता है परपोषण।
तो पोषण कितने प्रकार का, तो 2 प्रकार का, स्वपोषण और परपोषण। अब स्वपोषण किसे कहते हैं, तो देखिए वैसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, तथा वह विधि पोषण कहलाता है, स्वपोषण कहलाता है, तथा वह विधि क्या कहलाता है, तो स्वपोषण कहलाता है। जैसे आप देख लीजिए कि ये जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, यह पेड़ क्या किया है, तो ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित किया है, मतलब सूर्य के प्रकाश में ये पेड़ खड़ा होकर और अपना भोजन स्वयं बनाया है प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। तो यह क्या है, तो स्वपोषी है, यह किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह किसी दूसरे जीव को खाकर अपना भोजन तैयार करेगा, ये खुद अपना धूप में खड़ा होकर और अपना भोजन तैयार कर लिया है। तो ये क्या हो गया, तो स्वपोषण हो गया। ठीक है, तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, ज़्यादातर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, तो स्वपोषी होते हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं आगे परपोषण के बारे में। तो परपोषण क्या होता है, तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं, तथा यह विधि परपोषण कहलाता है। जो जीव किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहकर अपना भोजन बनाते हैं, भोजन तैयार करते हैं, मतलब भोजन को ग्रहण करते हैं। जो जीव किसी दूसरे जीव पर रहकर अपना भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो परपोषी कहलाते हैं। जैसे मानव को ले लीजिए, तो क्या मानव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, क्या ये धूप में खड़ा होकर स्वयं भोजन बना लेता है, क्या नहीं, यह किसी न किसी तरह से दूसरे जीवों पर ही निर्भर रहता है। जैसे हम कहें तो भोजन पेड़ पौधों से या किसी न किसी जीव को खाकर भोजन मानव तैयार करता है, अपना भोजन ग्रहण करता है। या कहे कि बैक्टीरिया जो है, ये भी जो है अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से खाकर तैयार करता है। उसी तरह कवक जो भी है, ये भी दूसरे पर ही निर्भर रहता है। तो ये सारे, जैसे मान के चलिए हम बोल देते हैं आपको कुत्ता, तो क्या कुत्ता अपना भोजन स्वयं बनाता है, नहीं, ये भी किसी दूसरे जीव पर ही निर्भर रहता है, ये भी किसी दूसरे जीव को ही खाकर अपना भोजन पोषण करता है। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर हम कह दें बिल्ली, तो बिल्ली क्या अपना पोषण स्वयं करती है, स्वयं भोजन बनाती है, नहीं, ये भी किसी दूसरे जीव पर ही रहकर निर्भर रहकर अपना पोषण करती है। तो वे सारे जीव जंतु जो पोषण के लिए किसी न किसी तरह से दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, वे परपोषी कहलाते हैं। और वह विधि क्या कहलाता है, तो परपोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, परपोषण कहलाता है। तो जितने भी परपोषी जीव होते हैं, वो भोजन करने के लिए कोई ना कोई अपना अलग अलग तरीका अपनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो परपोषण का जो प्रकार होता है, वो कितने प्रकार का होता है, आइए देख लेते हैं हम लोग। तो परपोषण 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, तो मृतजीवी पोषण होता है, मृतजीवी पोषण होता है, और कौन सा पोषण होता है दोस्तों, परजीवी पोषण होता है, और एक होता है प्राणी संपोषण, और एक क्या होता है हम लोग का, तो प्राणी संपोषण होता है। देख लीजिए, ये प्राणी संपोषण होता है। तो आइए हम लोग तीनों को बारी बारी से देखते हैं कि क्या होते हैं परपोषण के प्रकार। तो एक होता है मृतजीवी पोषण, एक होता है परजीवी पोषण, और एक होता है प्राणी संपोषण। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते मृतजीवी पोषण। तो मृतजीवी पोषण क्या होते हैं, तो वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जीव जंतुओं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। तथा यह पोषण क्या कहलाता है, तो मृतजीवी पोषण कहलाता है। मतलब ये क्या, कैसे अपना भोजन तैयार करते हैं, तो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन तैयार करते हैं। जैसे देख लीजिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कवक, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, कवक दिखाई दे रहा है। जैसे आपको पेड़ दिखाई देता होगा, जो पेड़ सड़ जाता है, तो उस पेड़ के छाल में आप देखते हैं इस टाइप के आपको दिखाई देते हैं संरचना। तो ये क्या होते हैं, तो ये कवक होते हैं, जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। जो छत्ता के आकार का
दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं, ये भी क्या होते हैं तो मृत जीवी पोषण ही होते हैं। उसके बाद आपको प्रोटोजोआ दिखाई दे रहा है, ये भी मृत जीवी पोषण करते हैं। और आपको यहाँ पर मशरूम दिखाई दे रहा है, ये भी क्या है तो मृत जीवी पोषण ही करते हैं, ये भी मृत जीवी ही है। जैसे ये भी सड़े गले पदार्थों पर ही उगता है और ये अपना पोषण उसी सड़े गले पदार्थों से क्या करता है, ग्रहण करता है। अब परजीवी पोषण को देखते हैं, तो वैसे पोषण जिनमें जीव किसी दूसरे प्राणी के संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं। जो जीव किसी दूसरे जीव के संपर्क में रहकर अपना भोजन तैयार करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं, पोषण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं तो परजीवी कहलाते हैं। दूसरे के संपर्क में रहने वाले होते हैं ये। ठीक है, जैसे खटमल, आपको ये खटमल दिखाई दे रहा है, ये अपना पोषण कैसे करता है तो ये किसी न किसी जीव के संपर्क में रहकर अपना पोषण करता है। जैसे आप पहले देखे होंगे कि चटाई वगैरह में, खटिया वगैरह में क्या हो जाते थे कि खटमल पड़ जाते थे, और जब हम उस पर सोते थे, जब हम उस पर सो जाते थे तो ये रात को निकल कर क्या करते थे तो हम लोग को काटते थे और अपना पोषण करते थे। ठीक है, वैसे मच्छर को देख लीजिए, ये तो एकदम मतलब परेशान कर देता है। ये क्या कहते हैं तो हम भोजन करते हैं और भोजन करके और सो जाते हैं रात को, और ये क्या करते हैं कि हमसे ही अपना पोषण कर लेते हैं। रात को हम लोग को डस के क्या करते हैं, हम लोग का खून जो होता है वो क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, और ये अपना पोषण ग्रहण कर लेते हैं। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा अमर बेल का पौधा। ठीक है दोस्तों, ये आपको अमर बेल का पौधा दिखाई होगा। ये अमर बेल का जो पौधा होता है, ये अपना पोषण कैसे करता है तो ये किसी न किसी दूसरे पौधे के संपर्क में रहकर और उसी पौधे के ऊपर रहता है, और जो पौधे भोजन बनाते हैं ये उसको खाकर अपना पोषण कर लेता है। जैसे आपको मलेरिया परजीवी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी अपना पोषण कैसे करते हैं तो ये भी दूसरे के संपर्क में रहकर ही अपना पोषण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्या कहलाते, परजीवी कहलाते हैं। ये भी क्या कहलाते हैं दोस्तों तो परजीवी कहलाते हैं। अब आइए दोस्तों, अगला है हम लोग का प्राणी संपोषण। क्या है दोस्तों, प्राणी संपोषण। तो वैसा जीव जिनमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषी कहलाते हैं। मतलब वैसे जीव जो ठोस या तरल के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे हम हो गए मनुष्य, तो मनुष्य कोई ठोस चीज़ का भी भोजन ग्रहण कर लेता है या तरल चीज़ का भी भोजन ग्रहण करता है। जैसे हम पानी भी पीते हैं और ऐसे भी तरल पदार्थ और भी बहुत कुछ पीते हैं, या हम लोग ठोस पदार्थ को भी खाते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम चावल भी खाते हैं, हम रोटी भी खाते हैं, हम कई तरह का ठोस पदार्थ भी खाते हैं। तो वैसे जीव होते हैं जो ठोस या तरल के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे मेढक को ले लीजिए, तो मेढक पानी में रहते हैं तो तरल पदार्थ का भी पोषण करते हैं, और जब ये बाहर आते हैं तो ये ठोस कीड़े मकोड़े को भी खाते हैं। वैसे अमीबा भी ठोस पदार्थ और तरल पदार्थ का भी ग्रहण करते हैं। तो ये कहलाते हैं प्राणी संपोषी, और जो इनका पोषण करने का विधि है यह प्राणी संपोषण कहलाता है। आइए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो हम आपको बताए थे कि जो पौधे पोषण करते हैं उनका पोषण करने का जो विधि होता है वो क्या कहलाता है तो प्रकाश संश्लेषण से वो पोषण करते हैं। मतलब सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन तैयार करते हैं। तो जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है तो प्रकाश संश्लेषण। तो पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है तो सूर्य का प्रकाश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हमेशा अच्छा से ध्यान में रखिएगा। क्या क्या तो सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम लोग CO2 भी कहेंगे,
और क्लोरोफिल। तो किसी भी पौधे को भोजन बनाने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है: सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। जैसे आपको यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण दिखाया गया है, जिसमें लिखा गया है 6CO2 + 12H2O, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, मतलब 2 चीज़ हो गया, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, और यहाँ पर जल दिखाई दे रहा है और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई दे रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये 4 चीज़ों से मिलकर क्या बन जाता है? तो पौधे ग्लूकोज बना लेते हैं, C6H12O6 प्लस जल बनाते हैं और फिर ऑक्सीजन भी बनाते हैं। तो कौन कौन चीज़ें बनाते हैं? तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल, ये 3 चीज़ें बनाते हैं। और ये जो ऑक्सीजन होता है, ये पौधे क्या करते हैं? तो वायुमंडल में छोड़ देते हैं, और जल की भी मात्रा की भी ये आवश्यकता भर रखते हैं, और बाकी जो बचता है उसको वायुमंडल में छोड़ देते हैं। अगर देखा जाए तो पौधे जो होते हैं वो 10% जल का ही उपयोग करते हैं, बाकी जो 90% जल होता है, ये 90% जल जो होता है पौधे वायुमंडल में छोड़ देते हैं। अब देखिए, जो पौधे होते हैं, ये जब भोजन बनाते हैं तो ये सौर ऊर्जा को किस रूप में बदल देते हैं? तो रासायनिक रूप में बदलते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सौर ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा किस में बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। अब आइए दोस्तों, हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं, जैसे हरित लवक क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, तो आपको बता दें कि जो क्लोरोफिल होता है ना, जो क्लोरोफिल हम आपको बताएं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग करते हैं, तो ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? तो पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। मतलब जो पौधे होते हैं उसके पत्तियों में क्या होता है? तो इसके पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? तो क्लोरोफिल है। अब क्लोरोफिल को देखें तो ये क्लोरोफिल जो होता है ये हरे रंग का होता है। ठीक है, यह किस रंग का होता है? तो हरे रंग का होता है, और इसी के कारण भी पत्तियों का रंग क्या होता है? तो हरा होता है। ठीक है, इसी के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। अब स्टोमाटा को देखते हैं। स्टोमाटा क्या होता है? तो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे स्टोमाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो स्टोमाटा कहा जाता है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और यहीं इसी छिद्र से पौधे क्या करते हैं? तो अपना प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन और जल का आवागमन इसी छिद्र के द्वारा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि ये जाइलम क्या होता है और ये फ्लोएम क्या होता है। तो जाइलम और जो फ्लोएम, ये 2 ऊतक होते हैं, पौधों में पाए जाते हैं। जो जाइलम होता है यह जल का संवहन करता है, और जो फ्लोएम होता है ये भोजन का संवहन करता है। मतलब जाइलम जो होता है वो जड़ से, पौधे के जड़ से क्या करता है? तो जल को पत्तियों में पहुँचाने, पत्तियों तक पहुँचाने का काम करता है। और जो फ्लोएम होता है, जब भोजन बनकर तैयार हो जाता है तो भोजन के पौधे के प्रत्येक अंग तक पहुँचाने का काम करता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जाइलम होता है वो किस तरह कार्य करता है? तो जाइलम नीचे से ऊपर की तरह काम करता है, और जो फ्लोएम होता है यह ऊपर नीचे दोनों तरफ काम करता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और थोड़ा सा देखते हैं। जैसे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल में कुछ गैसें होती है जिसकी मात्रा कितनी कितनी पाई जाती है। तो देखिए, ये आर्गन है, और आर्गन की मात्रा कितना होता है? तो 0.93% आर्गन वायुमंडल में पाया जाता है।
कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो ये होता है 0.03% पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 78% पाया जाता है और ऑक्सीजन की जो मात्रा है वायुमंडल में वो 21% पाया जाता है। तो फिर से आपको एक बार दिखा देते हैं हम लोग, आर्गन कितना होता है तो 0.93% पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है वो 0.03% पाया जाता है। आप पहले 9 में से 3 हटा दी पहला में से 9 में हटा दीजिए तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 0। तो ये किसकी मात्रा हो जाएगा तो CO2 की मात्रा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर नाइट्रोजन जो होता है वो 78% होता है और O2 ऑक्सीजन जो होता है वह 21% होता है। अब आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं अमीबा के बारे में। अमीबा क्या होते हैं तो ये एक परजीवी होते हैं। क्या होते हैं तो परजीवी होते हैं और ये अपना भोजन कुटपादों के द्वारा ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा ग्रहण करते हैं तो कुटपादों के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये कुटपादों क्या होते हैं अब आपको बताते हैं आगे। देखिए इनका आकार जो होता है ये अनिश्चित होता है। इनका आकार क्या होता है अनिश्चित होता है। हम आपको दिखा देते हैं अमीबा का, पहले फोटो दिखा ही देते हैं फिर उसके बाद आपको हम बताएंगे। जैसे आप यहाँ देखिए ये होता है अमीबा, ये आपको दिखाई दे रहा है, यही क्या है तो अमीबा का फोटो है, यही अमीबा होता है। तो ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं तो कहीं भी जब ये भोजन को देखते हैं तो अपना ये आकार क्या करते हैं कि इधर से और इधर से बढ़ा लेते हैं और बढ़ा के ये अपने तरफ भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, अंतर्ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनका एक और चीज़ बता दें कि इनका कोई निश्चित मुख नहीं होता है। ये जिधर से भोजन को देखते हैं, जिधर भी भोजन इनको मिलता है उधर अपने शरीर के आकार को बढ़ाकर और भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनका मुख जो होता है मुख इनका नहीं होता है। ठीक है, भोजन का पाचन भोजन रसधानी में होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। भोजन का पाचन कहाँ होता है तो भोजन रसधानी में होता है। अपचा भोजन शरीर के किसी भी सतह से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अपचा भोजन मतलब इनका जो उत्सर्जन होता है उसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, ये किसी भी अंग से किसी भी तरह से अपना भोजन का उत्सर्जन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं हम लोग पैरामीशियम के बारे में। ठीक है, तो ये पैरामीशियम क्या होता है इसको समझते हैं। ये पैरामीशियम क्या होते हैं आइए इसके बारे में समझते हैं। तो इसका जो आकार होता है वो इसका आकार जो होता है वो निश्चित होता है। इसका आकार कैसा होता है तो निश्चित होता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो अंग होता है ये आग लिख दिया गया है। अंग जो होता है ये इस सीलिया से ढका होता है। किससे ढका होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछा जाता है कि पैरामीशियम का जो अंग है शरीर है वो किसका ढका होता है तो सीलिया से ढका होता है। भोजन अंतर्ग्रहण करने के लिए निश्चित स्थान पाया जाता है। भोजन ग्रहण करने के लिए निश्चित स्थान होता है। ठीक है, जिसे कोशिका मुख या साइटोस्टोन कहा जाता है। कोशिका मुख या साइटोस्टोन कहा जाता है। जैसे हम आपको दिखा दें, ये आपको दिखाई दे रहा है पैरामीशियम। ये क्या है दोस्तों तो ये पैरामीशियम है। तो ये इसका अंग जो होता है सिलिया से ढका होता है, कठोर होता है। ठीक है, और इसका एक निश्चित मुख होता है, ये कहीं से अपना भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। तो आज का हम लोग का सेशन अब यहीं पर समाप्त होता है। हम अब एक अगले वीडियो को फिर लेकर आते हैं और उसमें जो है हम लोग पाचन तंत्र को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, हो सकता है कि 2 या 3 वीडियो में हम लोग का जो है ये पहला लेसन समाप्त होगा और फिर हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू और मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।